हमारे साथ भी एक दो बच्चे ऐसे थे जिनका कैंडिडेचर कैंसिल हुआ। ये भी एक फेल होने का कारण बनता है ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग के दौरान सैलरी क्या रहेगी, कितने दिनों की होती है? आपको 376 रुपए हर 100 किलोमीटर के मिला करेंगे। ऊपर के जो 20 बच्चे रहते हैं उनको एलपीजी बना दिया जाता है और जो नीचे के 40 रह जाते हैं उनको सीनियर एलपी रहना पड़ता है। तो आपकी पहली सैलरी 50,000 प्लस आने वाली है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। आज इस वीडियो के अंदर खासकर हम बात करने वाले हैं आपके सिलेक्शन होने के बाद जो ट्रेनिंग होगी, जिस भी ट्रेनिंग सेंटर में होगी, उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे शेड्यूल आपका रहने वाला है, क्यों बच्चे ट्रेनिंग के दौरान फेल हो जाते हैं, ऐसा क्या रीजन रहता है और आपको वहां पे क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी, कितनी सैलरी मिलने वाली है, जो आपकी पहली सैलरी होगी, पहली कमाई होगी, वो कितनी मिलने वाली है और आपको क्या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे। जो भी बच्चा इसको देख रहा है, चाहे वो एएलपी सीबीटी 1 2025 की फॉर्म भरा हो या जो साइको की तैयारी कर रहा हो, ये सबके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिएगा। हाँ, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है या जो पहली बार आए हैं चैनल पे और एएलपी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे ही आपका डीवी और मेडिकल होगा उसके 2 से 3 दिन या 4 दिन बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो या तो अगर आप दूर दराज से आए हुए हैं, 2-3 दिन का सफर है आपका, आपके जडाटिया मुंबई या जो भी है वहां पे, तो आप अपना सामान पहले से ही पैक करके लेके आए। अगर आप आसपास के हैं तो आपको दिक्कत नहीं है। हमारे साथ ऐसा ही हुआ, 17 और 18 दिसंबर को हमारी डीवी और मेडिकल कंप्लीट हुआ और 3-4 दिन बाद ही हमारा जो था शेड्यूल स्टार्ट होने वाला था। अब हम वापस जाते 2 दिन जाने के 2 दिन आने के, तो हमारा तो सिस्टम खराब हो जाता। तो मैं पहले से ही अपना सामान वगैरह सब कुछ पैक करके लाया था और हम सीधे यहाँ से जडाटिया भुसावल गए थे। जो जो बच्चों ने आरआरबी मुंबई भरा हुआ है उनको जडाटिया भुसावल में ही ट्रेनिंग होनी है, याद रखिए। सभी मैं फोटो भी शेयर कर दूंगा अगर मेरे पास मिली, अवेलेबल हुई तो। अब वहां पर जाते ही आपको जैसे ही डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देंगे तो आपको अलग अलग हॉस्टल्स रहते हैं। लड़कियों के लिए अलग फैसिलिटी है हॉस्टल्स की, थोड़ा दूर बनाया गया है और वहां पे सिक्योरिटी वगैरह भी अच्छी है। और लड़कों के लिए 5-6 हॉस्टल हैं जो अलग अलग हैं, जैसे गंगोत्री है, वहाँ वागुर है, 5-6 हैं जो नदियों के नाम पे रखे गए हैं। वागुर सबसे अच्छा नया हॉस्टल है आरआरबी मुंबई के अंदर, वहां पे आप जाके आराम से रह सकते हैं। हॉस्टल की फैसिलिटीज आपको फ्री दी जाएंगे यहाँ पे। दोस्तों, फ्री से मुझे याद आया कि जो बच्चे मॉक टेस्ट एएलपी का देना चाहते हैं पर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, महंगे महंगे जो ये टेस्ट सीरीज वगैरह हैं, इनको अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, चाहते हो कि फ्री में मॉक टेस्ट हमें मिल जाए देने के लिए, तो हफ्ते में 2 दिन आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते, सोमवार और मंगलवार। और 2 ही मॉक टेस्ट देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैं इतना कर पा रहा हूँ। ऑलीवोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मंडे और ट्यूसडे को आपको फ्री मॉक टेस्ट लाइव ऑल ओवर इंडिया में देने का मौका देगा। अच्छा खासा इंटरफेस है, आप जाके चेक भी कर लीजिएगा। चेक कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, उस लिंक से जाके आप क्लिक करेंगे, अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड, जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद लॉगिन हो जाएगा। वहां से आप फिर मंडे, जो कि कल है, अपना एग्जाम दीजिएगा। फिर जो कल एग्जाम दिया उसका जो स्कोर आया, आपका लाइव स्कोर आपको दिख जाएगा। ऑल ओवर इंडिया इतने बच्चों ने दिया, लाखों बच्चे दे भी रहे हैं। उसको देने के बाद आप फिर देखिएगा कि हाँ, मेरा इतना स्कोर आया। अगले दिन ट्यूसडे को आप उसको स्कोर को और इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। जो कमियां रही हैं जिस सेक्शन में, मैथ, साइंस, रीजनिंग, उसके अंदर इम्प्रूव कीजिएगा। फिर भी आपको दिखा कि ट्यूसडे को भी स्कोर थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ, अब अगले दिन आपके पास में 4 से 5 दिन बच गए। उन 4 से 5 दिन में आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। ये शेड्यूल बनाइए आप। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, ऐसे कीजिए। फिर अब वो 4-5 दिन प्रिपरेशन करने के बाद अपने आप को मोटिवेट कीजिए और दोबारा मंडे से फिर से लग जाइए टेस्ट देने। और ये जो शेड्यूल बनाएंगे इसमें आप अपने एक कॉपी में लिख लीजिएगा कि मैंने इस मंडे को, इस ट्यूसडे को ये एग्जाम दिया, इसी सेक्शन में इतने इतने नंबर मेरे आए। आप मेरे साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पे आप लिंक मैं इसको शेयर कर दूंगा, उसका भी वहां पे जाके आप मुझे बता सकते हैं कि सर, मंडे को मैंने इतने एग्जाम दिए थे, देखता हूँ मैं कितने बच्चे वहां पे शेयर स्कोर करते हैं और सबका रिजल्ट मैं मेंटेन करने की कोशिश भी करूंगा कि हाँ, और बताऊंगा कि किस किस सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। एक बार आप मंडे और ट्यूसडे को एग्जाम देके मेरे साथ अपना टेलीग्राम पे वो स्कोर शेयर कीजिएगा। तो चार्जेस कहाँ पर लिया जाएगा? चार्जेस लिया जाता है जो खाने की फैसिलिटी होती है, जो आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होता है, उसके लिए आपको चार्ज करना पड़ता है। और करीबन करीबन 240, 210, 220, थोड़ा सा वेरिएशन रहता है अलग अलग जडाटीआई के अंदर। इतना पे करना पड़ता है आपको पर डे का।
जिस दिन छुट्टी-वुट्टी रहती है उस दिन का पे करना नहीं पड़ता, या एनएच रहती है तो अगर आपने वो अवेल किया है एनएच वहीं पर रहकर तो आपको वहाँ का पे करना पड़ेगा। तो करीबन-करीबन 9-10 हज़ार रुपए के आस-पास में आपका वो महीने का खाने का चार्जेज़ रहता है, जो कि फ्री नहीं रहेगा, आपको वो पे करना पड़ेगा। या तो पहले पे कीजिए या फिर आप जब ट्रेनिंग कंप्लीट करके जाएँगे तब पे कीजिए, जैसा आपको उचित लगे। ट्रेनिंग के दौरान सैलरी क्या रहेगी? ये बच्चों का मोटिवेशनल है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसमें बता ही देता हूँ क्या रहने वाली है। ट्रेनिंग के दौरान जो आपका ग्रेड पे है 1900 रहता है, एएलपी का ग्रेड पे 1900 ही रहेगा। अब जब आप 2 साल के बाद में सीनियर एएलपी बनेंगे, उसके बाद आपका ग्रेड पे 2400 हो जाएगा। तो अभी 1900 रहेगा ट्रेनिंग के दौरान भी, और सिलेक्शन होने के जो आप इंडिपेंडेंट वर्किंग करेंगे तब भी। 19,900 आपका बेसिक रहेगा, ग्रेड पे 1900 और 19,900 आपका बेसिक। उसमें आपको और क्या मिलेगा? ये बेसिक मिलेगा, प्लस में आपको ट्रेनिंग के दौरान जो डीए रहता है, डियरनेस अलाउंस रहता है, जो कि भाई 55% है। आप आएँगे तो हो सकता है 56 से 57% हो जाएगा। आप 8th पे कमीशन में भी आ सकते हैं। लगभग-लगभग 10-12 हज़ार रुपए और एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो करीबन-करीबन 32 से 33 हज़ार रुपए आपकी जो रहेगी पहली सैलरी रहेगी, जो आप कमाएँगे अपने एज़ ए एएलपी के करियर में। अब बात कर लेता हूँ कि ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है। 3 से 4 महीने की आपकी वो ट्रेनिंग रहेगी। हाँ, उसके बीच में आपको 1-2 बार घर जाने का मौका दिया जा सकता है। जितने भी आपके वर्किंग डेज़ ट्रेनिंग के रहते हैं, उसका 10% आपको छुट्टी मिलती है। उससे ज़्यादा छुट्टी आपको लेनी नहीं है किसी भी हालत में। अदरवाइज़ ये भी एक फेल होने का कारण बनता है ट्रेनिंग के दौरान। अगर आपके वर्किंग डेज़ से 10% से ज़्यादा छुट्टी रही, तो मतलब आपकी अटेंडेंस 90% से अगर कम रही, तो दोस्तों आपको एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। 1-2 बच्चों के साथ ऐसा हुआ, जिसकी वजह से उन्हें अगले बैच में डालना पड़ा, मतलब वो फेल हो गए, अगली बार एक मौका दिया गया। अब आप पूछेंगे सर मौके कितने मिलते हैं? अगर सबसे पहले मैं बताऊँ, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम आपके 3 होते हैं। तीनों एग्ज़ाम कैसे-कैसे होंगे? इलेक्ट्रिकल जो इंजन होता है उसका एक इन पढ़ाया जाएगा, उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। डीज़ल जो इंजन होता है, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और सिग्नल्स जो आप देखेंगे या जो पटरी-वटरी देखते हैं, उसको ट्रैफ़िक बोलते हैं, उसका एक एग्ज़ाम होगा। तो 3 एग्ज़ाम होंगे, तीनों एग्ज़ाम में पास होना कंपल्सरी है। याद लिख लीजिए, सीबीटी 3 साइको पास करने से नहीं होगा, आपको ये एग्ज़ाम भी पास करना है फाइनली सिलेक्शन लेने के लिए, वर्किंग करने के लिए एएलपी में। अब बच्चे पूछेंगे चांसेस कितने मिलते हैं? कैटेगरी वाइज़ यहाँ पे चांसेस दिए जाते हैं। सबको जो पहला चांस मिल गया, अगर आप जनरल ओबीसी के अंदर आते हैं, अब फेल हो जाते हैं किसी एग्ज़ाम में, तो आपको एक और चांस मिलेगा। पर उस एग्ज़ाम में आपको जो चांस मिलने वाला है, उसमें आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। जो आपको ग्रेड पे बेसिक जो है आपका 19,900 है, और जो आपका 55% डीए मिल रहा है, वो टोटल अब मिलना बंद हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम देने के बाद में फिर आप पास होके ट्रेनिंग जो है आपकी एलआर-वेलआर के लिए जाएँगे। अब अगर आप एससी-एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको 2 चांसेस मिलेंगे फेल होने के बाद में। पहला जो चांस रहेगा, उसमें आपको स्टाइपेंड मिलता रहेगा, मतलब ये जो बेसिक और डीए है, ये मिलता रहेगा, पर आप फिर से दोबारा फेल हो जाते हैं, जो कि बहुत कम होते हैं बच्चे, ठीक है? अगर आप दोबारा फिर से फेल हो जाते हैं, तो दोबारा चांस मिलेगा, अगर आप एससी-एसटी कैटेगरी से हैं, पर आपको वहाँ पर स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, तो याद रखिएगा। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? मतलब आप लोग पूछ रहे होंगे कि सर क्या एग्ज़ाम में पास होना ही सफिशिएंट है, या हमें अच्छे मार्क्स लाने चाहिए? इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है दोस्तों। हम 60 बच्चों थे, हम 60 बच्चों में से मेरा छठा रैंक। अब वो छठा जो रैंक है, उस 60 बच्चों में जब बच्चे हमारे आके लॉबी में या किसी डिवीज़न में आके जब जॉब करते हैं हम, तो उसमें जब हमारा प्रमोशन होगा सीनियर एएलपी, एलपीजी, तो वो प्रमोशन हमारे इस रैंक के हिसाब से ही होगा। जो आपने स्कोर किया है, वहाँ से एक रैंक बनेगा, इनिशियल जो आपने ट्रेनिंग में स्कोर किया, उससे एक रैंक बनेगा, और उसी रैंक से आपका प्रमोशन होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों। एक-एक बच्चा छँट के ऊपर चला जाता है, कई बच्चे एलपीजी बन जाते हैं और कई सीनियर एएलपी रह जाते हैं। रीज़न ये रहता है कि डिपार्टमेंट के पास में 20 वैकेंसी होती है, और 60 में से ऊपर के जो 20 बच्चे रहते हैं, उनको एलपीजी बना दिया जाता है, और जो नीचे के 40 रह जाते हैं, उनको सीनियर एलपी रहना पड़ता है। जब दोबारा से वैकेंसी क्रिएट होती है एलपीजी की, तब वो फिर बच्चे प्रमोट होके एलपीजी बनते हैं। तो ये बड़ा मैटर करेगा, इसलिए आपको ट्रेनिंग के दौरान बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। हाँ, पढ़ना कैसे है? आपको वहाँ पर बहुत बताया भी जाएगा, दबाया भी जाएगा, सिखाया भी जाएगा, नो डाउट। और उनका बताना या फिर आपको डराना भी जायज़ होता है, क्योंकि बच्चे वहाँ पे ऐसे फ्री होके आते हैं, यार अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो सब मस्त हो जाएगा, तो पास हो ही जाएँगे। पर नहीं दोस्तों, आपको पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे, और पढ़ना कैसे? 9 से साढ़े 4 तक की आपकी क्लास होनी है। अगर आपने उस क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है,
वो ध्यान से पढ़ लिया और एक बार जाके आपने शाम को उसको रिवाइज कर लिया, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने टीचर ने जो पढ़ाया वो ध्यान से पढ़ लिया और अगर नहीं पढ़ा तो फिर आपको समझ में नहीं आने वाला। कई फ़िल्में आपने देखी होंगी ऐसी कहानियाँ सी, जो आगे का टुकड़ा बाद में होता है, बीच का फिर टुकड़ा फिर होता है, फिर उसको जोड़ना पड़ता है, फिर जाके पूरी कहानी आपको समझ में आती है। ऐसे ही आपकी ये जो इलेक्ट्रिकल, डीज़ल और ट्रैफ़िक का जो शेड्यूल रहने पढ़ाया जाएगा, वो ऐसे ही है। आपको वो जोड़ना पड़ेगा, अंत तक ऐसे जुड़ता है, तब आपको सारी चीज़ें वो समझ में आएँगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी वर्किंग के लिए भी दोस्तों। तो जो भी पढ़ाया जाए उसको ध्यान से पढ़िए और अपना शेड्यूल को पूरे मस्ती से काटिए। अब मैं आपको बता दूँ 9 से साढ़े 4 की जो क्लास रहती है उसमें क्या-क्या होगा। जैसे ही आप जाएँगे, पूरे हफ्ते में आपको 9 बजे क्लास लगानी होगी। 2 क्लास लाने के बाद में आपका टी ब्रेक हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका 1:30 बजे के आस-पास में 3 क्लास और लगाने के बाद लंच हो जाएगा। लंच के बाद आपके फिर 2 क्लासेस और लगेंगी और फिर आपका जो है घर जाने के लिए, अपने रूम पे जाने के लिए बोल दिया जाएगा। अब रूम पे जाने के बाद में आपको अच्छा खासा होमवर्क, रिटन वर्क दिया जाएगा। जो भी पढ़ाया उसको सर ने बताया कि ये है, इसको लिख के लाना है, कल टेस्ट चेक की होगा और वो आपको कॉपी मेंटेन करनी पड़ेगी। हाँ, रूम पे आने के बाद में आप मस्ती वगैरह कर सकते हो, अपनी कॉपी वगैरह जो पढ़ा है उसको भी पढ़िएगा। अब फैसिलिटी क्या-क्या मिलती है, रूम पे आने के बाद में आप क्या करेंगे? हम क्या करते थे, देखिए रूम पे आने के बाद में हम किताबों को अपने बेड पे रख देते थे। उसके बाद में सीधा ड्रेस उठाई, अच्छा प्लेग्राउंड है वहाँ पे, मस्त हमने क्रिकेट टीम बनाई थी, क्रिकेट खेलते थे। जिसको क्रिकेट पसंद नहीं है फुटबॉल भी खेल सकता है, फुटबॉल पसंद नहीं है वो बास्केटबॉल भी खेल सकता है, बास्केट पसंद नहीं है वो टेबल टेनिस भी खेल सकता है, चिड़ी बल्ला, बैडमिंटन भी खेल सकता है, जिसको जिम पसंद है वो जिम कर सकता है, रेस कर सकता है, चेस खेल सकता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, आउटडोर, इंडोर जिम है, साइक्लिंग भी कर सकते हैं आप। बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। लाइब्रेरी में जाना है, लाइब्रेरी में आप किताबें भी पढ़ सकते हैं। ठीक है? आप सोचेंगे सर मूवी वगैरह देख सकते हैं, तो कभी-कभी जो जेडआरटीआई का जो ऑडिटोरियम होता है, जहाँ पे आपको फर्स्ट एड वगैरह दिखाने के लिए ले जाया जाएगा। कभी-कभी जैसे कि भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच हुआ या भारत का कोई फाइनल मैच हुआ, टी20 का मैच हुआ, वो भी दिखा देते हैं अगर हम प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करते हैं। खाने में क्या-क्या मिलता है? खाने में आप अगर नॉन-वेज हैं तो आपको नॉन-वेज भी खाने में मिलेगा और वेज हैं तो वेज भी। वेज वाले बच्चे सोच रहे होंगे यार ये वेज और नॉन-वेज के इकट्ठे-इकट्ठे किचन्स रहते हैं क्या? नहीं, उनके किचन भी अलग रहते हैं, उनके जो डाइनिंग टेबल्स रहती हैं, जो रूम रहते हैं वो भी अलग रहते हैं। लड़कियों के लिए भी अलग से एक जो किचन हॉल है वो बनाया जाता है ताकि वो खा आराम से बिना किसी हिचक के खाना खा सके और लड़कियों के लिए वेज और नॉन-वेज वो भी सेक्शन अलग होता है, लड़कों के लिए भी वेज और नॉन-वेज सेक्शन अलग बनाए जाते हैं। काफ़ी अच्छा खाना होता है, आप खाना खा के संतुष्ट हो जाएँगे और वेरिएशंस रहती हैं। ऐसा नहीं कि सेम चीज़ दी जा रही है, वो नहीं वेरिएशंस रहती हैं, कभी दही, कभी यहाँ पे श्रीखंड वगैरह दिया जाता है, ठीक है? अलग-अलग जैसे नॉर्थ साइड में जाएँगे तो वहाँ पे और अलग वेरिएशंस हैं। कि एग्ज़ाम में बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं? सबसे पहला रीज़न रहता है दोस्तों आपका पढ़ना, ध्यान से ना देखना चीज़ों को, वाइवा वगैरह में अच्छा परफ़ॉर्म ना करना। अगर आपने एग्ज़ाम में किसी भी तीनों एग्ज़ाम में से एक को पास नहीं कर पाए तो आप वहाँ पे फेल माने जाते हैं। आपको तीनों एग्ज़ाम को कंपल्सरी पास करना होगा। दूसरा पॉइंट, अगर आपकी अटेंडेंस कम रहती है और अटेंडेंस कम होने से 90% अगर आपकी अटेंडेंस नहीं है तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता है। तीसरा पॉइंट, आप अगर मिसबिहेव कर रहे हैं किसी टीचर से, किसी बच्चे से, किसी लड़की से, तो भी आपकी उस कैंडिडेचर को भी कैंसल किया जा सकता है, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है, हमारे साथ भी 1-2 बच्चे ऐसे थे जिनका कैंडिडेचर कैंसल हुआ और फिर वो बाद में दोबारा से एग्ज़ाम देने अगले बैच में बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद में उनको लिया गया, कैंडिडेचर उनका मेंटेन रखा गया और फिर उनको एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ किया गया 5-6 महीने बाद। किसी नशीले पदार्थ के सेवन करते हुए अगर आप पाए जाते हैं या शरारत या मारपीट या झगड़े में आप लिप्त पाए जाते हैं, तो भी आपका वहाँ से कैंडिडेचर कैंसल किया जा सकता है, आपको फेल किया जा सकता है। इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा और ये जो अपनी आदतें हैं, इनको आपको एएलपी में आने के बाद में छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हर बार जब भी आप साइन ऑन करने जाएँगे, तो आपको उसमें फूँकना पड़ेगा और जब भी आप गाड़ी छोड़कर ऑफ करेंगे, तब भी आपको वहाँ पर अपना बीए ब्रीथ एनालाइज़र टेस्ट देना पड़ेगा, मतलब कि फूँकना पड़ेगा और वहाँ पे आ जाता है तो फिर आपको लाइन से हटाकर पनिशमेंट के तौर पे चार्जशीट वगैरह भी आ सकती है और आपका सस्पेंड भी किया जा सकता है। कभी-कभी आपके हॉस्टल में रेड भी पड़ सकती है। हमारे साथ तो होता था, हर 15-10 दिन के अंदर प्रिंसिपल सर और जो हमारे वाइस प्रिंसिपल सर थे, वो आ जाते थे देखने के लिए कि साफ-सफाई रख रहे हो या नहीं कर रहे हो, कोई शरारत तो नहीं कर रहे हो, कोई कुछ किसी प्रकार की गलत चीज़ें परफ़ॉर्म तो नहीं कर रहा है, तो ये रेड वगैरह भी पड़ती रहती है। हाँ, जेडआरटीआई के अंदर आपको सुकून बहुत मिलेगा। हर फेस्टिवल आपको अपनाने का मौका मिलेगा, मनाने का मौका मिलेगा और टीचर्स आपके साथ पूरे दिल, दिमाग और दिल जान से
कोऑपरेट करेंगे और सेलिब्रेशन करेंगे। हमारे साथ में भी बहुत सारे सेलिब्रेशन हुए हैं। 26 जनवरी का हमने देखा, अब की बार दोबारा जब हम गए थे तो 15 अगस्त का सेलिब्रेशन हमने किया, ठीक है। पतंग वगैरह का जो सेलिब्रेशन होता है वो करते थे। मतलब हर जो भी फेस्टिवल आएगा, किसी भी स्टेट का रहे, वो मनाया जाएगा वहाँ पर। हाँ, हफ्ते में जब आप डायरेक्टली जाते हैं क्लास के अंदर 9 बजे, एक दिन ऐसा रहेगा बुधवार या शुक्रवार को, जिस दिन आपको 8:30 या 8:15 बजे भी ट्रेनिंग सेंटर में जाना पड़ेगा। वो किस लिए? उस दिन आपके सामने प्रिंसिपल सर आपको मोटिवेट करेंगे और स्पीच देंगे, ठीक है। प्रेयर होगी, शपथ ली जाएगी वहाँ पे, ऐसे होता है। हर हफ्ते में एक दिन। क्या सब कुछ ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा या मतलब सब कुछ किताबों से ही पढ़ाया जाएगा? नहीं, आपको जो पढ़ाया गया है उसके बाद में आपकी ऑफलाइन ट्रेनिंग भी होगी, आपको वो दिखाया भी जाएगा। जब तक हम देखेंगे नहीं कि हम बता देंगे भाई हाँ, ये जो लोको है इसके चक्के 6 होते हैं, 8 होते हैं, इस तरफ वाले वहाँ पे ये डिवाइस लगी होती है। जब तक आप आंखों से देखोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? इसलिए आपकी ऑफलाइन शेड में ले जाके ट्रेनिंग भी की जाती है। शेड होती है जहाँ पे लोको वगैरह को मेंटेन किया जाता है, उनकी मेंटेनेंस की जाती है, तो वहाँ पे ले जाएंगे। वहाँ पे CLI साहब, चीफ लोको इंस्पेक्टर सर आपको मिलेंगे मौजूद। आप उनसे किसी भी जो रिलेटेड एग्जाम है या कोई भी जो आपका टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, उनसे पूछ भी सकते हो और वो आपको ट्रबल शूटिंग वगैरह, इंजन कैसे स्टार्ट होता है, सब कुछ सिखाएंगे। आपको वो सीखना भी है और याद भी रखना है, क्योंकि यही चीजें वाइवा में पूछी जाएंगी। कैसे होता है, ये ट्रबल आ गया तो ये कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। और वाइवा को भी पास करना जरूरी होता है, उसके भी मार्क्स जुड़ते हैं और वही मार्क्स आपको फिर आगे मेन सीनियरिटी मेंटेन करने में मदद करते हैं। और वाइवा के अंदर ही आपने जो अपनी कॉपी मेंटेन की है तीनों, वो तीनों कॉपी आपकी चेक होती है कि हाँ इस बच्चे ने पढ़ाई की या नहीं की है। ये सभी चेक होती हैं दोस्तों वहाँ पे। तो अपनी कॉपी को मेंटेन करिएगा। और ये जो चीजें मैंने बताई हैं, ये मैंने जी हैं, इसलिए मैंने आपको बताई है। और ये ट्रेनिंग होने के बाद में आपकी जो इनिशियल ट्रेनिंग है उसके ही मार्क्स जुड़ते हैं फाइनल के अंदर। फिर आपके 2-3 साल बाद फिर से आपको 17-18 दिन के लिए, पहले 45 डेज की ट्रेनिंग होती थी दोबारा जब होती थी, पर अभी 18 दिन की ट्रेनिंग होती है। उसके अंदर आपका एग्जाम नहीं लिया जाता है, उसका कोई ये मान लीजिए कोई एग्जाम नहीं होता है, बस आपको जाना है, वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। वो रिफ्रेशर कोर्स होता है, ताकि आपको रिफ्रेश कराया जाए, सारी चीजें जो आपने पढ़ी थी वो 3 साल में जो आप भूल चुके हैं उनको आपको दोबारा से रिपीट कराए। वो दिन बड़े अजीज होते हैं, आपको याद आएंगे, हमको भी याद रहते हैं। हम भी इंतजार में रहते हैं कि कब दोबारा से हमें रिफ्रेशर डडाटिया ट्रेनिंग भेजा जाएगा। और हाँ, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपको अपने लॉबी में एक सर्टिफिकेट देके भेज दिया जाएगा। लॉबी में आप जाएंगे, वहां पर आपकी LRD चालू हो जाएगी, मतलब कि रूट लर्निंग। आपको 2-3 जगह की साइड की लर्निंग दे दी जाएगी कि भाई हाँ जाओ, इस इंजन में जाना, इस गाड़ी में जाना। आपके जो LI है वो अलॉट कर दी जाएंगे, उनके अंडर सर्विलेंस में आप रहेंगे। वो देखते रहेंगे कि हाँ आप रूट चेक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपकी हैंडलिंग होगी इंजन्स की, वो भी समझाई जाएगी। और आप जो पढ़ के आए उसके बारे में पूछा जाएगा। रूट रनिंग के बाद में जो 15-20 दिन 25 दिन तक चलती है आपकी, उसके बाद में फिर आपको इंडिविजुअली इंजन्स पे भेज दिया जाएगा, ड्यूटी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। उस दिन से आपकी जो सैलरी हो पूरी प्रॉपर मिलनी स्टार्ट होगी। 19,900 जो आपका DA है 55%, ये आपका जो HRA है जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, XY या Z सिटी जो भी है, जैसे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो ये मेरा Z सिटी है, यहाँ पे मुझे 10% मिलता है। तो बेसिक का 10% प्लस में आपका जो 30% है बेसिक का, वो भी मिलता है, क्योंकि वो केवल मिलता है आपकी ALP या लोको पायलट या रनिंग स्टाफ को ही मिलता है। उनकी जितनी भी ये पेचीदा वर्किंग होती है, अगेंस्ट द नेचर जो ये वर्किंग करते हैं, और आप ये कह सकते हैं जो भी ये वर्किंग करते हैं उसकी वजह से उनको मिलता है 30% एक्स्ट्रा अलाउंस। तो सैलरी आपकी अच्छी हाइक करती है। और जितने भी किलोमीटर आप रन करेंगे एज ए ALP, उसके आपको 376 रुपए हर 100 किलोमीटर के मिला करेंगे। मतलब आपको किलोमीटर अलाउंस में मिलेगा, जो कि करीबन 25-30 हजार रुपए हो जाता है लगभग। कहीं पे आपके अगर छोटे छोटे सेक्शन है तो वो थोड़ा पैसा कम बनता है, किलोमीटर कम बनते हैं, पर मेरे यहाँ पे लगभग मेरे 5,000 किलोमीटर बन जाते हैं आराम से। तो 5,000 का आप देख सकते हैं कितना रुपया बनता है। अभी मैं सीनियर LP के पद पर हूँ। जब आप 2 साल के बाद सीनियर LP प्रमोट हो जाएंगे तो आपको ये जो 3.76 पर किलोमीटर का चार्जेस मिल रहे हैं वो हो जाएंगे 3.91, मतलब 391 रुपए, 391 रुपीज पर 100 किलोमीटर के हिसाब से मिलेंगे आपको। और फिर आपकी सैलरी में थोड़ा और ज्यादा इंक्रीमेंट आ जाता है। ALP से सीनियर LP बनने में आपको लगभग 10 से 12 हजार रुपए और इंक्रीमेंट लगता है। पहली सैलरी आप पूछ रहे होंगे कितनी रहने वाली है आपकी, तो आपकी पहली सैलरी 50,000 प्लस आने वाली है। तो अभी से जो आप साइको या CBT 1 की तैयारी कर रहे हैं, इसमें पूरा जी जान लगा दीजिए दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि 1900 पे ग्रेड के ऊपर
कोई आपको 50,000 प्लस सैलरी देगा, इस पे ग्रेड पे कोई नहीं देगा। और आने वाले 8th पे कमीशन में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं अभी एएलपी की, उसमें जब आप आएंगे तो उसकी सैलरी अभी जो मैं 50 बता रहा हूँ वो करीबन करीबन 60,000 रुपए तक आएगी। तो अपनी तैयारी में लग जाइए, जाके फटाफट लॉगिन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अपना स्कोर डिस्कस कीजिए मेरे साथ में, ठीक है। ये सभी चीजें थी। आपकी कोई अभी भी डाउट रह गई है तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को कमेंट में ले लूंगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको लगता है कि सर इस पे बना दीजिए तो मैं डिस्कस कीजिए, उस पे बना दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।